हेलो स्टूडेंट्स, आज देखिए हम आज सीखने वाले हैं मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन क्या होती है। तो आपने पढ़ा होगा पहले कि कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें हमारा प्रिंसिपल एक्सिस इस तरफ रहता है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमारा इस तरफ रहेगा, मतलब लेफ़्ट साइड, राइट साइड, और कॉनकेव मिरर में रहेगा लेफ़्ट साइड। और आप हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड में रहता है, भले वो कॉनकेव मिरर हो या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर हो। दोनों ही कंडीशन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ़्ट साइड में रहता है। इसलिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से वो u से दिखाई जाएगी, और इमेज का डिस्टेंस वो v है, और ये हमारा f है फोकल लेंथ, फोकस से प्रिंसिपल का डिस्टेंस। ये होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है हमारा पोल। यहाँ पर कहीं फोकस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे ही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। लेकिन ये कॉनकेव का केस है, कॉन्वेक्स में इस तरफ होता है। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर आपने ग्राफ पहले कभी किया हो तो ग्राफ में हमारा ऐसे होता है, कुछ ऐसे सीधा करके। इस तरफ x सारे प्लस में रहेगा, सारा x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, इधर x की वैल्यू सारी नेगेटिव रहेगी, नीचे की तरफ सारी वैल्यूज़ नेगेटिव रहेगी और ऊपर की तरफ पॉजिटिव। यहाँ देखो, अगर इमेज हमारी नीचे की तरफ फॉर्म हो रही है तो हमारी क्या वैल्यू रहेगी, v की माइनस में रहेगी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ, ऑब्जेक्ट हमेशा कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, इधर ही रहेगा, तो हमारा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट से, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी माइनस में रहेगी। अब इतनी चीज़ें क्लियर हैं। ये फॉर्मूला है 1/v + 1/u = 1/f। हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब एक चीज़ देख लो, मैग्नीफिकेशन। Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to object। ये मैग्नीफिकेशन का मीनिंग है कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनेगी वो कितनी बड़ी या छोटी बनेगी, उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट, वो आपकी जो इमेज होगी कितनी छोटी या बड़ी होगी, इसमें ये बताया जाएगा मैग्नीफिकेशन के थ्रू। और इसको एक्सप्रेस किससे करते हैं हम, m से, स्मॉल m से। तो इसके दो फॉर्मूले बनते हैं, हाइट ऑफ द इमेज h डैश जो है हमारी हाइट ऑफ द इमेज है, और अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। अगर हमें हाइट पता है ऑब्जेक्ट की और इमेज की, तो उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, इमेज की हाइट ऊपर ऑब्जेक्ट के नीचे रखकर। दूसरा है हमारा इमेज की दूरी पोल से और ऑब्जेक्ट की दूरी, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी, इन दोनों को हम अपॉन में रखकर भी कर सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्मूला है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी हमारा मैग्नीफिकेशन जो है, इसकी वैल्यू m की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव वैल्यू का मीनिंग होता है ए पॉजिटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट्स द इमेज इज़ वर्चुअल। जब भी आपका m पॉजिटिव आएगा तो आप इमेज का किस तरह का नेचर बताएंगे, वर्चुअल। जब भी नेगेटिव साइन आएगा तो आप कैसा बताएंगे इसको कि ये रियल है। m माइनस में आए, m हमारा अगर माइनस में आए तो आप कहते हैं ना वर्चुअल है इमेज। यहाँ आप ध्यान रखना इस चीज़ को कि जब भी नेगेटिव साइन आएगा, हमारे m की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब नेगेटिव साइन आएगा तो वो रियल होगी, जो इमेज होगी उसका वो कैसी होगी, रियल होगी। और जब पॉजिटिव साइन आएगा m का, तो वो इमेज कैसी होगी हमारी, वर्चुअल। पेज नंबर 170 पर एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको ध्यान से समझिए। यहाँ क्वेश्चन में कहा है इन्होंने, एक कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ठीक है, यूज़ फॉर रियर व्यू। आपके ऑटोमोबाइल्स में रियर व्यू के लिए यूज़ होता है, और इसका हमें दे दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब आपका कॉनकेव मिरर बना लो आप, पहले थोड़ा सा हल्का सा अपने आइडिया के लिए बना लो। कॉनकेव मिरर हो गया ये, और यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो आपको पता है कि बिहाइंड द मिरर रहता है आपका जो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है वो बिहाइंड द मिरर रहता है आपका। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है यहाँ पर, और यहाँ आपका मान लो f है, और यहाँ आपका c है। तो आपको क्या दे दिया है, एक तो c दे दिया है, ठीक, पोल से c की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा पोल से c की दूरी, उसको r कहते हैं, वो हमारा दे दिया है 3। तो आप ध्यान रखो कि प्लस का 3 आप लिखोगे, क्योंकि इस तरफ आपने पढ़ा था ना अभी, ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप इसको डिवाइड करो तो इस तरफ प्लस वाले, इस तरफ x जो है प्लस रहेगा और इस तरफ x माइनस रहेगा। तो यहाँ हमारी जो है c से p की दूरी ये इसमें आएगी, प्लस में आएगी, क्योंकि इधर x जो है इस साइड में प्लस में रहता है। अगर हमारा ये इस तरफ होता, कॉनकेव मिरर की बात होती, तो ये 3 हमारा माइनस में आता है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला एक्सिस जो है कॉनकेव में माइनस होता।
नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा इसी तरफ रहेगा और इस तरफ एक्स एक्सिस माइनस में रहेगा। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है कहाँ से, पोल से। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 मीटर दे रखा है इन्होंने। मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है आपका, उसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5.00 मीटर, सॉरी 5.00 मीटर। तो ये हमारा माइनस में रहेगा। कोई भी चीज़ इस तरफ माइनस में, यहाँ नीचे की तरफ माइनस में। कोई भी इमेज नीचे बनेगी माइनस में, ऊपर की तरफ बनेगी प्लस में। वाई एक्सिस ऊपर प्लस में होता है, नीचे माइनस में होता है। एक्स एक्सिस इधर प्लस में होता है, एक्स एक्सिस और इधर होता है माइनस में। तो आपको ग्राफ का थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ इमेज का डिस्टेंस हमें निकालना है। पहले क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड द पोजीशन, मतलब वही कि हमारी इमेज कहाँ पर बनेगी। पोजीशन मतलब वी, नेचर एंड साइज़ ऑफ द इमेज। अब नेचर और साइज़ के लिए तो हमें पहले एम निकालना पड़ेगा। आ जाइए अब फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमारी ये होती है, पोल से फोकस तक की दूरी हमारी फोकल लेंथ होती है, जो कि आधी होती है हमारे आर की आधी होती है। मतलब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी की आधी फोकल लेंथ होती है। अगर फोकल लेंथ मेरी 6 है तो मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा 12। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा 12 है तो फोकल लेंथ मेरी 6 होगी। मतलब एक दूसरे के आधे और डबल करके इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मुझे क्या दिया है, आर दिया है, लेकिन मुझे फोकल लेंथ की ज़रूरत है। फॉर्मूले में मुझे एफ़ की ज़रूरत है ना, तो r/2 करके मैं एफ़ निकाल लूँगी। आर मेरा क्या था 3, पॉजिटिव वाला। ठीक है, इसको आप काट दो, 1.5 करके आ गया। और जैसे लिखा है वैसे लिखते चलो। एज पर द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर है इसलिए प्लस में, इस तरफ है प्लस में प्रिंसिपल फोकस। कॉनकेव मिरर में माइनस में हो जाता आपका ये। कॉनकेव मिरर में यहाँ होता ना एफ सी, सब तो माइनस की तरफ आ गए, तो यहाँ माइनस रहता इन जगहों पर। नेक्स्ट है, अब फॉर्मूला लिख दिया हमने। फॉर्मूला लिखने के बाद बस हमने इसको सॉल्व करना शुरू कर देना। हमें वी निकालना है, पोजीशन ऑफ द इमेज निकालनी है ना, तो उसके लिए तो हमें वी निकालना पड़ेगा, पोल से इमेज तक की दूरी। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है। फिर अब देखो यहाँ एक तो फॉर्मूले का माइनस है और एक ऑलरेडी इसमें माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस। यहाँ हमने 15 5 75 ऐसे करके एलसीएम लिया, फिर इसको डिवाइड करा इससे, जो आया उसके ऊपर मल्टीप्लाई। एलसीएम आप सबको आई होप आता ही होगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी वैल्यू निकल कर आ गई है। अब ये जो वैल्यू आई है प्लस में आई है, ठीक, तो आप ध्यान रखना प्लस में वैल्यू आई है। द इमेज इज़ इतने मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। मिरर की बैक ये है, कॉन्वेक्स मिरर की बैक ये है, ठीक है। तो कहाँ पर बनेगी, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और जो इमेज बनेगी जाकर वो मिरर के बैक में बनेगी। और जब भी मिरर के बैक में आपकी कोई इमेज बनती है तो वो वर्चुअली रहेगी। अब आप देखो यहाँ पर द इमेज इज़ इतने मीटर ऑफ द बैक ऑफ द। अब वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर की जो दोनों इमेज बनती है, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एक तो आपके पोल और यहाँ पर इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो प्लस में आ रही है तो समझ जाओ कि इस तरफ जाना है, ठीक है। इधर ही कहीं इमेज आपकी बन जाएगी इतने मीटर अवे फ्रॉम द पोल। द इमेज इज़ 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। मिरर का बैक इस तरफ है, कॉन्वेक्स का ये फ्रंट है और ये इसका बैक है, और इसके बैक साइड में ही इसका फोकस और कर्वेचर सब होता है। इमेज भी इसी तरफ बनेगी। अब यहाँ पर हमें उसका साइज़ तो यहाँ पर हमें सिर्फ डिस्टेंस पता चला है कि कितनी दूरी पर जाकर हमारी इमेज बनेगी। अब हमें क्या निकालना है, इमेज का साइज़ बताना और नेचर बताना है। तो साइज़ निकालने के लिए उसका मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन इक्वल्स टू m डैश, मतलब आपके जो इमेज है उसकी लंबाई, उसका जो वैल्यू आई है अपॉन h, और u अपॉन v। ये अपना फॉर्मूला है, अभी तो अपने फॉर्मूला लिखा है। तो यहाँ पर हमें ये तो पता नहीं ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है उसकी क्या हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, तो ज़रूरी नहीं हम इससे निकालें, ये दूसरे वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये आपको जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी आप उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से या तो ये ले लें या ये ले लें या ये दोनों ले लें मैग्नीफिकेशन का। और मतलब ये यहाँ से कई सारे फॉर्मूले बन के आते हैं, जैसे जैसे हमें यूज़ पड़ेगा हम इसको यूज़ कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट नहीं है, तो हमारे पास उनकी दूरी तो है, ये इमेज की दूरी है पोल से और ये ऑब्जेक्ट की दूरी है। तो इनको अपॉन में रख कर इसको कैलकुलेट करके पॉइंट से पॉइंट हटा लो, फिर डिवाइड कर दो, तो मेरी ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर देखो प्लस में आया, यहाँ साइंस का बहुत
ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहीं कहा नहीं होगा, लेकिन आपको अपने आप से सोच के रखना पड़ेगा कि कहाँ किस तरह से साइन हमें कन्वर्ट करने हैं। तो यहाँ प्लस का 0.23 दिया है, तो इसका मतलब है कि इमेज जो है आपकी कैसी बनेगी, वर्चुअल। प्लस का मतलब इस तरफ, और इस तरफ जितनी भी इमेज बनती है, देखो इस तरफ जितनी भी इमेज बनती है, प्लस में जितनी इमेज बनेगी वो हमारी क्या होगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, स्मॉलर इन साइज बनेगी, और यहाँ पर बाय अ फैक्टर ऑफ। अब यहाँ पर देख लेते हैं एग्जाम्पल 10.2। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हमें क्या दे दिया है, साइज़। पिछली बार ऑब्जेक्ट का साइज़ नहीं दिया था, दूरी दी थी। जो ऑब्जेक्ट का साइज़ दिया है 4 सेंटीमीटर, और वो कितनी दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव। ये कॉनकेव मिरर, पिछला जो क्वेश्चन था वो कॉन्वेक्स का था, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर बना देती हूँ मैं। कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है। इसका ये पोल हो गया, ये इसका आर हो गया, सॉरी एफ हो गया, और ये इसका सी हो गया। सी से पी तक की दूरी आर होती है, ये हमारा एफ होता है, फोकल लेंथ। और ये कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो रखा है वो 4 सेंटीमीटर का है। ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है ना वो 4 सेंटीमीटर। अब ये नहीं बताया कहाँ रखा है, लेकिन 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। 4 सेंटीमीटर है, और कितनी दूरी पर रखा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। किससे, पोल से। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ मैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अब देखना आप किसको पॉजिटिव लेंगे, किसको नेगेटिव लेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे पॉजिटिव ले लिया, लेकिन जो यू है पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, आप देखो यहाँ जब आप इसको ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इस तरफ की जितनी वैल्यू है वो x माइनस में होता है ना, x यहाँ माइनस में होता है, तो यहाँ पर माइनस में लिया हमने ये दूरी। और इस तरफ सारी चीज़ें जो भी इस एक्सिस पर आ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस पर, वो सारी की सारी माइनस में होंगी, तो हमारा फोकल लेंथ भी माइनस में हो गया। अब हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? कहने का मतलब वही है कि इमेज की दूरी निकालनी है पोल से, कहाँ इमेज सही बनेगी ताकि हम वहाँ पर मिरर प्लेस कर सके। तो वही निकालनी है कि आपको पोल से इमेज की दूरी निकालनी पड़ेगी कि पोल से इमेज कितनी दूर जाकर बनेगी। फिर उसका नेचर और साइज़ भी बताना पड़ेगा। नेचर साइज़ के लिए मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा पहले। तो आपने निकाल लिया, यहाँ पर ये चीज़ें लिख ली कि आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए वी, और आपको चाहिए इमेज की हाइट भी निकाल लो, ताकि हम वो उसके अकॉर्डिंग मैग्नीफिकेशन वगैरह निकालेंगे अभी आगे जाकर। फ़िलहाल आप फॉर्मूला रख लीजिए, और हमें क्या निकालना है, v। तो u वाले को उस तरफ भेज दो, f माइनस 1/u, 1/v अपनी जगह रह गया। अब वैल्यूज़ पुट करके इनको सॉल्व करना है। साइंस ध्यान रखने, जैसे यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो यहाँ पर हमने सॉल्व करके v निकाल दिया, और v हमारा है माइनस का 37.5, क्योंकि कॉनकेव मिरर है, सारी चीज़ें जो हैं इस तरफ है, और ये जो है एक्स एक्सिस में ये माइनस में है ये वाला साइड, तो इसलिए यहाँ पर माइनस में ही आएगा। नहीं आए माइनस में तो चेक कर लेना, गलत हो गया है इसका मतलब आपका। अब यहाँ देखो, स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड इतने सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के इतने सेंटीमीटर दूरी पर रखनी चाहिए, पोल से इतनी सेंटीमीटर की दूरी में, मतलब इतनी सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे ये हो गई ये दूरी इतनी 37.5 यहाँ पर रखनी चाहिए हमें मिरर, ताकि उसकी अच्छी शार्प इमेज बन के आए। तो ये चीज़ ये कह रहे हैं। नेक्स्ट हमें निकालना है इसमें कि इमेज का साइज़ और उसका क्या, इमेज का साइज़ और इमेज का नेचर कैसा है। अब आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पर ये मैग्नीफिकेशन का। अब हमें इमेज का साइज़ पूछा है, और साइज़ निकालने के लिए हमें एच और डैश निकालना पड़ेगा। इमेज का साइज़ निकालने के लिए हमें एच डैश निकालना पड़ेगा। हमारे पास एच भी है, वी भी है, यू भी है, सिर्फ एच डैश नहीं है। तो मैंने कहा था ना, इस फॉर्मूले को कई तरह से यूज़ कर लेते हैं। अब हमें इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, दोनों को एक साथ ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको उधर पहुंचा दिया, यू एच अब वी एच अपॉन यू। देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को, इसको छोड़ दो। वैसे भी अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगी तो फिर भी एच डैश के साथ वाला अपॉन में ही आएगा, लेकिन ये मेन चीज़ है, यहाँ जो अपॉन में वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया एच डैश, मतलब यहाँ पर इमेज की हाइट निकाल ली हमने। अब यहाँ पर इमेज के जो आ रही है एच डैश जो आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है और इसमें
एक ही केस होता है जब हमारी इमेज जो है हाईली इनलार्ज बनती है और इस तरफ बनेगी, ठीक है। वो एक ही केस है जब यहाँ इस तरफ हमारी इमेज बनती है और हाईली इनलार्ज बनती है। बाकी सब केसेस में हमारी इधर ही बनेगी इमेज, तो यहाँ माइनस में है। और ये कैसी है, इमेज इज़ इन्वर्टेड एंड इनलार्ज। अब ऑब्जेक्ट इस कैसे बताया, ये इन्वर्टेड तो होती है, इस तरफ जितनी बनती है कॉनकेव सारी इन्वर्टेड ही होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। और यहाँ पर क्योंकि हमारे ऑब्जेक्ट का साइज़ 4 दिया था ना, तो यहाँ उससे इन्होंने इस वैल्यू से निकाल, तो यहाँ पर हमारी इमेज आई है। इमेज की जो हाइट है वो है -6.0 सेंटीमीटर। अब माइनस में है तो ऑब्वियसली इस तरफ इन्वर्टेड ही बनती है, इसमें कॉनकेव में सारी 5 इमेज आपकी नीचे की तरफ बनी थी, सारी इन्वर्टेड और रियल थी। सिर्फ एक इस तरफ बनी थी जो हाईली इनलार्ज थी और इरेक्ट थी और वर्चुअल थी। तो यहाँ पर आप देखो ये हमारी इन्वर्टेड रहेगी, नीचे की तरफ रहेगी, माइनस में है, और इनलार्ज रहेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट से तो बड़ा ही साइज़ आ रहा है। ऑब्जेक्ट तो 4 का था, ये 6 है, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए माइनस में। जितनी भी इमेज आपके ऊपर की तरफ रहेंगी, वाई एक्सिस जो होता है ना आपका, वो प्लस वाला होता है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ माइनस में होता है। नीचे की तरफ बन रही है तो इसको इन्वर्टेड कहते हैं, जो ऊपर की तरफ बनती है तो इरेक्ट कह देते हैं। अब यहाँ एक नया टॉपिक शुरू, पहले यहाँ देख लेते हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस। अब आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हमारा फोकल लेंथ होता है। तो आप देखिए कैसे करेंगे। यहाँ मैंने इसका डायग्राम बनाया है, किस तरह का मिरर है हमारा, ये कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स हमारा इधर से पॉलिश्ड है ये, ठीक। मैं भी इतना इसको बस मिरर के ऊपर ज़्यादा ध्यान न देते हुए आपको ये बता देती हूँ कि ये हमारा पोल होता है, ये हमारा फोकल लेंथ होता है इतना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और इसको आर बोलते हैं, बिग आर, कैपिटल आर से इसको हम डिनोट करते हैं, और ये हमारा स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी को। और ये हमारा कितना दिया है 32, क्वेश्चन में कितना दिया है, ये दूरी हमारी पोल से सी तक की दूरी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर 32 दी है, तो एफ कितना होगा। तो आपको पता है कि आर इक्वल्स टू सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है हमारा सी से पी तक की दूरी 2f दे रखी है, और हमें f निकालना है। तो 2 कहाँ चला जाएगा, अपोन में। तो f इक्वल्स टू 1/r/2, सॉरी यहाँ पर होगा हमारा r/2। ये 2 उधर पहुँच गया मल्टीप्लाई में, तो अपॉन में पहुँच गया। तो r हमारा कितना है क्वेश्चन में, r दिया हमारा 32, और 32/2 करके हमने इसको काट दिया, 16 आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मतलब इनलार्ज, मैग्नीफाइड मतलब इनलार्ज, बड़ी, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कॉनकेव मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है, और वो उस ऑब्जेक्ट की 3 गुना बड़ी इमेज बना रहा है, ठीक। और जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूरी पर रखा है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है पोल से। वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, इमेज कितनी दूरी पर बनेगी। तो आपके पास, आपको पता है कि यहाँ क्वेश्चन में ये आपकी यू मतलब आपके ऑब्जेक्ट की किससे दूरी, ऑब्जेक्ट की पोल से दूरी आपकी -10 है, क्योंकि कॉनकेव मिरर है इसलिए -10 है। और वैसे भी ऑब्जेक्ट की दूरी आपकी कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, दोनों में माइनस ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपका इस साइड में रहता है और इधर एक्स एक्सिस आपका माइनस में रहता है। अब आपका जो मैग्नीफिकेशन ये कह रहे हैं वो माइनस में लेंगे हम, क्योंकि इन्होंने कहा है 3 टाइम्स हो गया है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड हो गया है, तो हमने इसको माइनस में ही लिया है, क्योंकि इमेज जो बनेगी वो आपकी इधर ही बनने वाली है, माइनस में ले लिया है। अब m पता है आपको, u/-u/v का फॉर्मूला होता है। हमें क्या निकालना है, इमेज की दूरी, इमेज कितनी दूरी पर बनेगी। तो v को उधर, u को उधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v उधर और mu इधर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, मैग्नीफिकेशन दे रखा है, m दे रखा है और आपका u दे रखा है, मल्टीप्लाई कर दो, 30 आंसर। अब यहाँ नया टॉपिक शुरू होता है हमारा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
अभी तक हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि आप एग्जांपल से समझिए, जैसे पानी में आप कोई चीज़ डाल रहे हैं तो वो सीधी नहीं डलेगी, थोड़ा सा वो अपने पाथ को चेंज कर लेगी। या आपको जहाँ एक बाल्टी में कोई कॉइन वगैरह दिख रहा है और आप उठाने की कोशिश करो, एग्जैक्टली उस पोजीशन पर वो नहीं होगा, थोड़ा सा वो उस हमें जो दिख रहा है वो अंदर जाकर रेस जो है किसी और डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड हो जाती हैं मीडियम के अकॉर्डिंग। मतलब हम जो देख रहे हैं, हम कौन से मीडियम में है इस टाइम, एयर वाले, ठीक है। और फिर जो वाटर है वो अलग मीडियम हो गया, तो वहाँ थोड़ा सा हमारी रेज क्या होती है, बेंड हो जाती हैं। जो लाइट हमारी अंदर जा रही है वो थोड़ा सा बेंड होके जा रही है, इसलिए चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर दिखाई देती है। ये सारा आप पढ़ लीजिएगा। और ये लोग जादूगर वगैरह भी यूज़ करते हैं, ट्रिक्स वगैरह में भी यूज़ होता है, गेम्स वगैरह में भी ट्रिक्स यूज़ होती हैं, तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट चैप्टर पर है, नेक्स्ट पेज पर है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब। अब एक रेक्टेंगुलर ग्लास का एक मीडियम है, ये समझ लीजिए, एक ग्लास शेप है, उससे हम दिखा रहे हैं कि एयर से उस ग्लास के अंदर किस तरह से हमारी लाइट रेज रिफ्रैक्ट होती हैं और किस तरह से फिर वो बाहर की तरफ आती हैं। एग्जैक्टली वही नहीं होता जो हम मतलब देख रहे हैं बाहर, और फिर वो अंदर किस तरफ बेंड हो रही है, फिर बाहर निकलते हैं फिर बेंड हो रही है। तो वो सारा हमारा ग्लास स्लैब के थ्रू हमने दिखाया है, मीडियम चेंज करके, यहाँ एयर वाला मीडियम, फिर ग्लास वाला मीडियम, फिर दोबारा से एयर वाला मीडियम। तो किस तरह से हमारी रे बेंड हो रही है इसमें आप ये देखिए। अब यहाँ एक ग्लास स्लेब है, ABCD से इसको डिनोट किया गया है। यहाँ एक हमारी ये रे आ रही है, इंसिडेंट रे है, लेकिन इंसिडेंट रे जानी चाहिए थी इस पोजीशन से, सीधी जानी चाहिए थी ना हमारे हिसाब से, तो क्योंकि लाइट प्रोपेगेट करती है ना स्ट्रेट लाइन, आपको पता है स्ट्रेट लाइन में चलती है हमारी रे, तो इसको ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन इसने क्या किया, पहले आप नॉर्मल ड्रॉ कर लो, नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधा ड्रॉ करो। यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो, यहाँ पर नॉर्मल MN है और यहाँ N डैश है और यहाँ M डैश, ये हमारे नॉर्मल है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट फर्स्ट वाला आप देखो, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पर आ गया। तो हमारी जो रे है वो जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन थोड़ा सा किधर स्लाइटली क्या बेंड हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा बेंड हो गई। चलो बेंड होके चलती रही चलती रही चलती रही, जैसे ही हमारा मीडियम चेंज हो रहा है यहाँ से, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है ना ये, यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, अब उससे अब हमारी जो रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। पहले टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ को बेंड थी, जानी ऐसी चाहिए थी, थोड़ा सा इधर बेंड हो गई थी, लेकिन अब थोड़ा सा नॉर्मल से अलग हट जाएगी, थोड़ा सा दूर हो जाएगी। देखो आप यहाँ पर थोड़ा स्मॉल बन रहा है, यहाँ पर एंगल थोड़ा बड़ा बन रहा है। अब ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल के रिस्पेक्ट में आपको, इस नॉर्मल के अकॉर्डिंगली आपको याद रखना है कि यहाँ पर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ जाएगी, और आगे बढ़ेंगे तो अवे फ्रॉम द, थोड़ा दूर हो जाएगी नॉर्मल से। तो यही सारा कुछ इसमें समझाया गया है। अब आप नेक्स्ट पेज पर चलिए। जैसे आपके रिफ्लेक्शन के 2 लॉज थे, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के आपके पास 2 लॉज हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो फर्स्ट लॉ है वो तो आपका रिजेंबल करता है रिफ्लेक्शन से ही, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑफ द इंटरफेस ऑफ द 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। देखो तो सेम ही है, वहाँ पर भी ऐसे ही बोलते थे वो कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे वो सेम प्लेन के ऊपर होना चाहिए, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, बस यहाँ थोड़ा मीडियम वर्ड का यूज़ किया है और ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात कर रहे हैं। एक तो बिल्कुल अपेक हो गया, ठीक है। आप मीडियम भी 3 तरह के होते हैं। अपेक मीडियम मतलब उसमें कुछ नहीं दिख रहा आपको, उसके पीछे क्या चल रहा है, जैसे दरवाज़ा। फिर एक थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट, उसमें हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन कुछ पहचान में नहीं आ रहा खास। और एक होता है आपका ट्रांसपेरेंट, जिसमें पूरी पूरी रेज आपकी जा रही हैं और बाहर निकल भी रही हैं, ये नहीं कि वो कोई किसी तरह की रुकावट है। यहाँ सेकंड लॉ अलग है। फर्स्ट लॉ तो आपका रिफ्लेक्शन जैसे ही रिफ्लेक्शन में है, बट आपका जो सेकंड लॉ है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ अ कांस्टेंट। जो साइन, जो इंसिडेंस, जो आपका एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उनकी जो साइन वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है, और इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है कि स्नेल्स लॉ क्या है, आपको विद फॉर्मूला ये बताना होता है। तो ये यही चीज़ लिख दीजिएगा, और ये फॉर्मूला तो आपका स्नेल्स लॉ हो गया।
द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, जो ये निकल कर आती है, ये होती है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि किसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और एक्सप्लेन कर रहे हैं आगे जाकर कि ये होता क्या है। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन द डायरेक्शन दैट टेक्स प्लेस in a given pair of medium may be expressed in terms of refractive index। मतलब आपकी जो रेज है, लाइट है, वो लाइट की जो रेज है वो एंटर कर रही है और कितने एक्सटेंट तक, कितनी लिमिट तक वो क्या हो रही है, अपने डायरेक्शन में चेंज ला रही है, कितनी वो बेंड हो रही है, तो वो आपका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द एक्सटेंट ऑफ द चेंज ऑफ डायरेक्शन, कितनी वो डायरेक्शन अपनी बदल लेती है, कितना वो इधर उधर बेंड हो जाती है, वो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूम में लाइट्स। ये चीज़ ध्यान रखना, लाइट जो है वो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करती है। दैट इज़ सी इज इक्वल टू, सी आपकी डिनोट करते हैं, आपकी स्पीड ऑफ लाइट को सी से दिखाते हैं, तो सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चलती है। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज़ ओनली मार्जिनली लेस, थोड़ी सी हल्की सी कम हो जाती है एयर में। वैक्यूम में तो मतलब ना एयर है कुछ नहीं है, उसमें तो हाईएस्ट है, लेकिन एयर में हल्का फुल्का तो कंपैरिजन रहता है इनका, इतना ज़्यादा नहीं रहता। इट रिड्यूसेड कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर, और ग्लास में कम हो जाएगी, वाटर में कम हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया। अब वो लाइट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कौन कितनी स्पीड से लाइट को अपने अंदर से गो थ्रू होने देता है। अब यहाँ पर है, आप ध्यान से समझना। कंसीडर ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इंटू मीडियम 2 एज शोन इन द फिगर। अब एक मीडियम है एयर वाला और यहाँ पर ये एंटर कर रही है, ये मीडियम है सेकंड वाला, यहाँ एयर है और यहाँ पर ग्लास है, दो मीडियम अलग अलग है। लेट v1 बी द स्पीड ऑफ द मीडियम 1 एंड v2 बी द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2। v1 जो है आपकी हमारी मीडियम 1 में स्पीड है लाइट के, और v2 जो है मीडियम 2 में लाइट की स्पीड है। The refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is given by the ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कैसे निकलेगा, रेशो निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2 करके जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रख दीजिए। अब स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में हमने v1 मानी है और मीडियम 2 में v2 मानी है, तो यहाँ पर हमारा ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसको 2 1 से दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका स्पीड, इसको हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या था, एयर, विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम 2। ठीक, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, मतलब 1 वाले के रिस्पेक्ट में मीडियम 2 को लेकर चलेंगे। थोड़ा सा इसको बोलने का तरीका आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे यहाँ पर अब यहाँ जब वापस आ रहा है, जब निकल रही है यहाँ से, चलो निकाल देते हैं इसको रेस को, तो अब हम कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब 2 की 1 की स्पीड से, या यहाँ पर इसी को कंसीडर कर लीजिए। 2 तरीके हैं, आप ये दोनों तरीके से इसको एक बार देख लीजिएगा, और इसी को ही एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहा जाता है। सेम थिंग है और n से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आप अगर निकालें कि इफ़ सी आपको पता है सी जो है एयर में स्पीड ऑफ लाइट है और वी जो है अदर मीडियम में है। ये कई बार आपको क्वेश्चन भी करने के लिए देते हैं कि एयर का इतना है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट इतनी है और अदर मीडियम में इतनी है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करो। और ये आप टेबल में देखो कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए, जैसे एयर का कितना है, और देखो यहाँ पर एयर का काफ़ी कम है, बाकी सबका इससे ज़्यादा ही है। फिर आइस का है, वाटर का है, सब चीज़ों का यहाँ भी देखो, कनाडा, वेल्सम, रॉक सॉल्ट, कार्बन, सबका दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मतलब उतना ही जो हमारी लाइट है जो पास हो रही है उसे उतनी ही थोड़ी टाइम लगेगा। अब देखिए पेज नंबर 176,
क्वेश्चन आंसर देखिए। रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स obliquely to water does the light ray bends towards normal और away from the normal। अब आप देखिए यहाँ पर कि हमारा एयर से वाटर में जा रहा है, ठीक है। तो रेयर मीडियम है, मतलब हल्का मीडियम है एयर, और उससे डेंसर मीडियम में जा रहा है, ठीक है। तो आप बताइए जब रेयर से डेंसर में जाता है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये यहाँ पर हमने समझा था, इसमें देखिए आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा। नेक्स्ट है लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। एयर से ग्लास में जा रही है लाइट, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसका इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इस ग्लास में कितनी स्पीड से लाइट चलेगी। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ दिस। तो आपको फॉर्मूला पता है इसका कि जब आपको दो मीडियम का निकालना पड़े, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में आपको दूसरे मीडियम का निकालना पड़े, तो एयर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिख देना और दूसरे मीडियम वाला नीचे। एयर का हमारे पास जो है वो ऊपर और दूसरे मीडियम का नीचे। एयर का इन्होंने कितना दिया है 3 × 10⁸, ये वाला ऊपर, इसको नीचे, और कैलकुलेट कर दो, आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट है फाइंड आउट। टेबल देखकर आपको ये फाइंड आउट करना है कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा और किसका सबसे कम है। ऑप्टिकल डेंसिटी, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी और किसकी लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो आप ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका सबसे कम और किसका ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। फोर्थ वाला देखिए, वी आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटीन और वाटर, ये सब आपको दे रखी 3 चीज़ें। तो आपको टेबल देखकर बताना है कि किस में से लाइट फास्टेस्ट चलेगी। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसी में तो फास्टेस्ट चलेगी लाइट हमारी, तो वो वाटर का ही होगा सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ दिस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यही है जितना मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लोअर विल बी द स्पीड ऑफ द लाइट। अब जितना ज़्यादा है उतनी ही स्पीड पर कम हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब यहाँ हम 2 टाइप्स के लेंसेज पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में, कॉनकेव लेंसेज एंड कॉन्वेक्स लेंसेज। और जिसने मिरर नहीं किया है, मिरर से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है ये, पहले कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर कर लीजिए, उसके बाद इस पर आएंगे तो बहुत जल्दी चीज़ें समझ आएगी। इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू मिरर वाली जो कॉन्सेप्ट है।